छोड़ूं। ठीक है माँ, मत निकलने देना तुम मुझे, लेकिन एक बार मास्टर जी के पास तो चलो। अभी चलूं क्या? हाँ अभी, वो स्कूल के प्रयोगशाला में ही होंगे और ग्रहण के मॉडल बना रहे होंगे। हाँ चलो चलो, मैं क्या डरती हूँ तुम्हारे मास्टर जी से? मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ चलो चलो। बड़े आए। मास्टर जी, मास्टर जी। दिन में दिव्य दिवाली, दिन में दिव्य दिवाली मनाएंगे और अपने साथ साथ पूरे गांव का दिवाला पिटवाएंगे तुम्हारे मास्टर जी। किसका दिवाला पिटवा रही है बहन जी? नहीं, दिवाला नहीं, दिवाली दिवाली। मास्टर जी, आप ही माँ को समझाइए ना कि इस बार दिवाली के दिन आसमान पे जो सूरज और चांद का लुका छुपी का खेल होगा वो कितना खास होगा। वो दिन खास है ये तो मैं भी जानती हूँ। पंडित जी ने खुद पत्रा देख के मुझे बोला है, पिछले 360 साल में अपने इलाके में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ ही नहीं, वो भी दिवाली के दिन। भगवान बचाए। कितना सही कहा बहन जी आपने। पूर्ण सूर्य ग्रहण इतनी नायाब चीज होता है कि किसी एक जगह पर 360 वर्षों से पहले नहीं दिखता, मगर चूंकि ग्रहण, वो भी पूर्ण ग्रहण, इतने कम पड़ते हैं कि हम लोग उन्हें चांद और सूरज की दूसरी गतियों और कलाओं की तरह एक प्राकृतिक घटना की तरह न देखकर, बल्कि उसमें मंगल अमंगल की परछाई देखने लगते हैं। अमंगल तो है ही। अब आप ही बताइए मास्टर जी, अगर रात में अच्छा खासा चमकता हुआ चांद और दिन में चमकता सूरज देखते देखते अचानक बंद हो जाए तो क्या वो प्राकृतिक बात है? बहन जी, अगर दिन में चमकते सूरज या रात में चमकते चांद को बादल ढांप लें तो आप उसे अमंगल मानती हैं? नहीं। उसी तरह अगर किसी दिन सूरज को हमारे सामने आकर चांद ढांक ले तो इसमें क्या मंगल? मगर मास्टर जी, दिन में चांद कहाँ से निकल आया? चांद और तारे तो रात में उगते हैं ना और दिन में डूब जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक प्रयोग दिखाता हूँ, आइए। इस प्रयोग के लिए हमें कमरे की लाइट जरा कम करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? जी हाँ। ये कितनी उंगलियां हैं? 5। और अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मास्टर जी। ना आप दिख रहे हैं ना आपकी उंगलियां, बस रोशनी ही रोशनी दिख रही है। छोटी, उंगलियां और आप दोनों ही गायब हो गए मास्टर जी। और अब 5। तो देखा आपने, मैं भी वही था, उंगलियां भी वही थी, फिर भी आप लोग मुझे नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि तेज रोशनी आपके सामने फैली थी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि चांद और सितारे तो दिन में भी आसमान का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन सूरज की तेज रोशनी के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। और जब रात हो जाती है तभी आसमान की दूसरी चमकदार हस्तियां हमें दिखाई देती हैं। मगर अगर ऐसा होता तो फिर चांद की रोशनी में भी हमें तारे दिखाई नहीं देते ना मास्टर जी? देखिए, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि चांद की रोशनी सूरज की रोशनी से हजारों भाग कम होती है। दरअसल वो चांद की रोशनी होती ही नहीं, वो तो सूरज की रोशनी होती है जो चांद से टकराकर यानी प्रतिबिंबित होकर हमारे पास तक पहुंचती है। जैसे ये फुटबॉल जिसमें खुद की रोशनी तो नहीं है, लेकिन इस टॉर्च की रोशनी से हमें चमकता नजर आ रहा है। मगर मास्टर जी, ये चांद तो हर रात अपना आकार बदलता रहता है ना? हाँ, चांद की अलग अलग स्थितियों के कारण हर रोज चांद के कम या ज्यादा हिस्से पर सूरज का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, इसीलिए हमें चांद घटता बढ़ता नजर आता है। पूर्णिमा की रात नजर आने वाला गोल पूरा चांद कृष्ण पक्ष के दौरान धीरे धीरे परेवा, दूज, तीज में घटते घटते अमावस्या तक पूरा अवसर हो जाता है। फिर शुक्ल पक्ष से धीरे धीरे बढ़ते हुए चौथाई चांद, फिर अर्धचंद, फिर पूर्ण चंद बन जाता है। इसी चक्र को हम चांद की कला कहते हैं। ये तो मैं समझ गई, मगर अगर हर रोज ही चांद घटता और बढ़ता है तो फिर ग्रहण के समय के चांद के घटने को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि चांद की कला और ग्रहण दो अलग अलग चीजें हैं। वो कैसे? देखो, चांद की कला तो सूरज के प्रकाश के प्रतिबिंबित होने से होती है, जबकि चंद्र ग्रहण चांद पर धरती की परछाई पड़ने से होता है। मैं समझी नहीं मास्टर जी। आओ पहले अपने सौर मंडल को समझें। अनंत अंतरिक्ष में अनगिनत तारे, आकाश गंगा, ग्रह और नक्षत्र मौजूद हैं।
इन्हीं में से एक है हमारा परिवार सौरमंडल। हमारे परिवार का मुखिया है हमारा अपना सितारा सूरज, जो आग का एक दहकता हुआ गोला है। इसके चारों तरफ बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और नेपट्टून आदि नवग्रह घूमते रहते हैं। इसी में है हमारी धरती। अब जिस तरह धरती सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, उसी तरह चंद्रमा जो हमारा उपग्रह है धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। वो कैसे मास्टर जी? चलो एक खेल खेलते हैं। खेल? हाँ खेल। आप सूरज हैं, यहाँ खड़े हुई छोटी तुम चांद और अनंत पृथ्वी। अब चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ। ऐसे? हाँ शाबाश। चांद पृथ्वी के चारों तरफ और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ। अब समझी मास्टर जी? आइए अब इसी बात को एक मॉडल से समझते हैं। छोटी, अरे वाह। देखो, अपने रास्ते पर चलते हुए जब धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए चांद पर धरती की परछाई पड़ती है और कुछ देर के लिए चांद हमें दिखना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई काली परछाई चांद को निगल गई हो। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। अच्छा, यानी जो कुछ महीनों पहले चंद्र ग्रहण हुआ था वैसे? हाँ, और जिसे मैंने अपने दोस्तों के साथ घर के छत पर से देखा था। क्या तुमने चोरी चोरी चंद्र ग्रहण देखा? पर थाली में माँ। जब चांद को देखने में कोई नुकसान नहीं होता बहन जी, तो छुपे हुए चांद को देखने में क्या नुकसान? चंद्र ग्रहण को आप थाली में नहीं सीधे आंखों से भी देख सकती हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा, अब हम आते हैं उस विषय पर जिसका हम सबको इंतजार है, टोटल सोलार इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। जैसे 24 अक्टूबर को पड़ेगा। हाँ, अच्छा मान लो सूरज की रोशनी धरती पर पड़ रही है, अच्छा खासा दिन निकला हुआ है, तभी धरती और सूरज के बीच में आकर चांद खड़ा हो जाता है। तो क्या होगा? चांद की परछाई धरती पर पड़ेगी और इस परछाई की वजह से ही धरती के कुछ हिस्सों में कुछ देर के लिए सूरज का दिखना बंद हो जाएगा। इसी अद्भुत घटना को कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। मतलब पूरी दुनिया में उस दिन कुछ देर के लिए सूरज दिखेगा ही नहीं? पूरी दुनिया में नहीं, केवल उन्हीं हिस्सों में जहां चांद पूरी तरह से सूरज को ढक लेगा वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जैसा कि हमारे कस्बे में। लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में चांद पूरी तरह से सूरज को नहीं ढकेगा, वहां थोड़ा थोड़ा सूरज चांद की परछाई से बाहर झांकता दिखेगा और उसे हम कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। यानी कि बम्बई में मेरी बहन मिन्नी को सिर्फ आधा ही ग्रहण दिखाई पड़ेगा। हाँ, बम्बई में सूरज का 72% हिस्सा ही ढकेगा, मद्रास में 63% और दिल्ली में 96%। मगर हमारे शहर की तरह ही कलकत्ते वासी अलीपुर जाकर पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। यानी बम्बई और दिल्ली के लोग जो देख नहीं पाएंगे वो हम देख पाएंगे। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मास्टर जी। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने, क्योंकि सूरज के चारों तरफ चमकते उसके सुंदर वायुमंडल यानी कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इस दृश्य का अंदाजा आप इस मॉडल से लगा सकती हैं। यहाँ से देखिए जरा। अरे वाह, मगर मास्टर जी, सूरज तो बहुत बड़ा होता है और चांद उससे 400 गुना कम। फिर चांद सूरज को पूरी तरह से कैसे ढक सकता है? अच्छा, वो ब्लैक बोर्ड देख रहे हो? हाँ। और अब? नहीं। क्यों? किताब तो बहुत छोटी है, उसने इतने बड़े ब्लैक बोर्ड को कैसे ढक लिया? इसलिए कि किताब छोटी है और हमारे बहुत पास है। ठीक इसी तरह सूरज चांद से 400 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन चांद के मुकाबले वो हमसे 400 गुना ज्यादा दूर भी है। और इसी इत्तेफाक की वजह से सूरज और चांद हमें दोनों बराबर नजर आते हैं। ओह, अच्छा, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? अब मुझे किताब तो दिख रही है, पर उसके चारों तरफ मुझे ब्लैक बोर्ड भी नजर आ रहा है। हाँ, ठीक इसी तरह कभी कभी किसी सूर्य ग्रहण में जब धरती से चांद ज्यादा दूर होता है तो सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। ऐसे हालत में चांद के चारों तरफ सूरज एक चमकती हुई अंगूठी के छल्ले जैसा दिखाई देता है। मगर मास्टर जी, चांद जब धरती के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है
तब वो अचानक दूर कैसे चला जाता है? बताता हूं, आओ। देखो, चांद धरती के चारों तरफ एक वृत्त में नहीं बल्कि अंडाकार रास्ते में चक्कर काटता है। इसीलिए चांद की धरती के साथ दूरी बदलती रहती है। अब इसी तरह से धरती सूरज के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्त में चक्कर काटती है। इस दीर्घ वृत्ताकार रास्ते की वजह से चांद और धरती की दूरी सूरज के साथ बदलती रहती है और उसी के हिसाब से चांद की परछाई का आकार भी बदलता रहता है। अगर चांद सूरज से दूर होता है तो उसकी परछाई छोटी होती है, अगर चांद सूरज के करीब होता है तो उसकी परछाई लंबी होती है। ऐसे में अगर चांद धरती से दूर हो और सूरज और धरती के बीच में ही भले क्यों न हो, उसकी परछाई धरातल को नहीं छू सकती। इसीलिए चांद सूरज के मध्य भाग को ही ढक लेता है, मगर किसी चमकते छल्ले की तरह सूरज हमें दिखता रहता है। इसे ही कहते हैं एन्युलर सोलार इक्लिप्स, यानी वलयाकार सूर्य ग्रहण। कितना अच्छा हुआ मैं यहाँ चली आई मास्टर जी, वरना ये सब बातें कैसे समझ पाती। मगर एक बात बताइए मास्टर जी, अगर हर महीने चांद धरती और सूरज के बीच में होता है तो फिर हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, चांद धरती के चारों तरफ चक्कर तो काटता है, पर उस कक्षातल पर नहीं जिसपे धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। दोनों में 5 फर्क होता है और इसीलिए जरूरी नहीं कि हर अमावस्या को धरती, सूरज और चांद एक सीधी रेखा में हो। यानी चांद कभी थोड़ा ऊपर होता है या थोड़ा नीचे, और इसीलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता। अच्छा, इसीलिए चंद्र ग्रहण अक्सर होते हैं मगर सूर्य ग्रहण कभी नहीं। ऐसा नहीं है बहन जी, वर्ष में चाहे चंद्र ग्रहण हो या न हो, लेकिन कहीं न कहीं कम से कम 2 सूर्य ग्रहण अवश्य पड़ते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण ज्यादा देर तक रहते हैं, ज्यादा लोगों को दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चंद्र ग्रहण ज्यादा पड़ते हैं। जानती हो माँ, चंद्र ग्रहण कभी कभी 3 घंटे तक दिखाई देता है, जबकि सूर्य ग्रहण लगभग 7.5 मिनट से ज्यादा कभी दिखाई नहीं देता। जी हाँ, इसलिए भले कभी कभी 5 सूर्य ग्रहण क्यों न पड़े, लोगों को यही लगता है कि चंद्र ग्रहण ही ज्यादा पड़ते हैं। मगर मास्टर जी, मुझे तो याद नहीं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ते हुए देखा हो। सच कहा बहन जी आपने, क्योंकि हमारे देश में पूरी शताब्दी में एक ही बार सूर्य ग्रहण पड़ा है। अच्छा, वो कब? सन 1980 में, और वो भी दक्षिण के कुछ ही हिस्सों में देखा गया था। मगर इस बार की दिवाली के दिन का खगरास राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक में दिखाई देगा माँ। और इन प्रदेशों में भी 35 से 60 किलोमीटर चौड़े पथ पर से ही सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जिसे पूर्णता पथ कहते हैं। मास्टर जी, अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? 1999 में, मगर उसे देखने के लिए तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा, जबकि ये ग्रहण तुम अपने छत पर से ही देख सकती हो, अगर तुम्हारी माँ राजी हो तो। आपने तो मेरी आंखें खोल दी है मास्टर जी। अब तो मैं न केवल खुद 24 अक्टूबर को अपने बच्चों के साथ पूर्ण सूर्य ग्रहण देखूंगी, बल्कि अपने भैया को बंबई खत लिखूंगी कि वो मिन्नी और भाभी को लेके इस बार दिवाली मनाने यहीं आ जाए। हाँ माँ, क्योंकि दिवाली के दिन ऐसी अनोखी आतिशबाजी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, जैसे इस बार 24 अक्टूबर को होगी। हाँ, अगर कुछ सावधानी बरतकर विशेषज्ञों द्वारा बताए गए तरीके से आसमान की इस दिव्य दिवाली को देखा जाए तो वो इस सदी का सबसे सुंदर नजारा होगा। मैं तो कहूंगी आप सब भी अंधविश्वास छोड़कर आंखें खोलिए और हो सके तो जरूर देखिए इस बार की दिव्य दिवाली, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण।